हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हमको पढ़ना है ओशन सर्कुलेशन। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था वाटर साइकिल क्या होती है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितना हमारे अर्थ में फ्रेश वाटर है, कितना सलाइन वाटर है। और आज हम देखेंगे ओशन सर्कुलेशन। ओशन सर्कुलेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा फील कर लेते हैं। क्या फील कर लेते हैं? कभी अगर बीचेस में गए हो, कोस्टल एरियाज़ में गए हो, तो वहाँ पर तुम्हें फील क्या होगा? समुद्र की लहरें, और समुद्र की लहरें जब आती है उनका अलग ही एक शोर होता है। जो रेत होती है, गीली गीली रेत में नंगे पैर चलना, दौड़ना, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है और बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन हमने कभी सोचा है कि ये वेव्स क्यों आती हैं, और ये वेव्स अगर कभी कभी डिस्ट्रक्टिव भी हो जाती हैं। इन्हीं वेव्स से सुनामी भी आता है, इन्हीं वेव्स से कोस्टल एरियाज़ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। और अगर ये हेल्पफुल हैं, अगर ये हमारे लिए हमको अच्छा फील कराती हैं, तो ये हमको बहुत बुरा भी फील कराती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज के इस टॉपिक में यानी कि ओशन सर्कुलेशन में देखेंगे। ओशन सर्कुलेशन में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। हमारा जो ओशन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसके जो मूवमेंट हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से मूवमेंट हैं वो हैं वेव्स, टाइड्स एंड करंट। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेव्स क्या है इनका इम्पॉर्टेंट रोल, और क्यों ये डिस्ट्रक्टिव होती हैं। और बाकी इन 2 पॉइंट्स में वही चीज़ लिखी है कि जो हम जब भी सी शोर यानी कि समुद्र के तट पे जाते हैं, बीचेस में जाते हैं, तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं। म्यूज़िकल बैकग्राउंड होता है, कोल्ड सी ब्रीज होती हैं, सी बर्ड्स, स्मेल ऑफ सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूज़िक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज़ सो फैसिनेटिंग। अनलाइक द काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स, लेक, ओशन वाटर कीप्स मूविंग कंटिन्यूसली। पॉन्ड या फिर लेक या की तरह काम नहीं होते हैं ओशन वाटर। जिस तरह से समुद्र का पानी हमेशा चलता रहता है लहरों के फॉर्म में, टाइड्स के फॉर्म में, ओशन करंट्स के फॉर्म में, लेकिन हमारे जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, ये पानी एकदम स्थिर रहता है। तो ओशन का वाटर ऐसा नहीं है, वो हमेशा मूव करता रहता है। तो इनकी अपनी अपनी अलग खूबसूरती है। ये एक एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स था। बात हमें यहाँ यही समझनी है कि वेव्स क्या होती हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कि वेव्स क्या हैं। हम सभी जानते हैं वेव्स क्या होती हैं। व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन राइजेस, सरफेस में, ओशन के सरफेस से जब पानी ऊपर उठता है, हवा के कारण जब ऊपर उठता है, जाता है, ऑल्टरनेटली पहले आता है फिर जाता है, वही वेव्स होती हैं। अब ऐसे तो लिखोगे नहीं आता है जाता है, प्रॉपर लिखोगे व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, जब वाटर ओशन के सरफेस से राइज होता है एंड फॉल होता है अल्टरनेटली मतलब एक बार राइज हुआ देन फॉल, और ये कंटिन्यूसली चलता रहता है, और इसी को बोलते हैं वेव्स। सेकेंड पॉइंट, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। वेव्स तब बनती हैं जब हवा ओशन की सतह यानी कि ओशन के सरफेस पर जाती है, तो हमारी वेव्स बनती हैं। जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी ही ज़्यादा बड़ी वेव्स आएंगी। द स्ट्रॉन्गर विंड ब्लोज द बिगर वेव्स बिकम। ओके, थर्ड पॉइंट, ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, जब तूफान आता है, विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड, हवा बहुत तेज़ी से चलती है और बहुत ही ह्यूज वेव्स आती हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन, और इन वेव्स के कारण बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। ये पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जब कहीं भी आसपास अर्थक्वेक वाली स्थिति होती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर अंडर वाटर पानी के नीचे कोई लैंडस्लाइड होती है, तो इसके कारण क्या होता है ना, ओशन का वाटर शिफ्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, ये पॉइंट थर्ड है, जब अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, या फिर लैंडस्लाइड्स होती हैं पानी के अंदर, अगर ज़मीन का इधर उधर हिलना, शिफ्ट होना, तो ये सब कुछ ना ओशन वाटर को डिस्टर्ब करता है। ओशन वाटर एकदम शांत बैठा हुआ है, लेकिन क्या हुआ, वॉल्केनिक इरप्शन हो गए, अर्थक्वेक आ गया, लैंडस्लाइड्स हो गई। इसके कारण ओशन का जो स्थिर पानी है, जो चुपचाप बैठा हुआ है, उसकी तीसरी आँख खुल जाती है, और जब तीसरी आँख खुल जाती है तो फिर वेव्स आती हैं, ह्यूज वेव्स आती हैं, और फिर डिस्ट्रक्शन होता है। अब इन्हीं का एक एग्जाम्पल, अब यहाँ पर थोड़ा सा तुम्हें वेव्स को फील करा दें कि
एक अच्छा वाला फील करा दे, फिर तुम्हें बुरा वाला फील कराते हैं। ये तो अच्छा वाला फील कर लो तुम ज़रा सा, कि जब वेव्स आती हैं और ठंडी ठंडी हवा चलती है, इनका शोर होता है वेव्स का, गीली गीली रेत में हम नंगे पैर दौड़ते हैं, और समुद्र के किनारे रेत में अगर कभी नाम लिखा हो या फिर कुछ ड्राइंग बनाई हो, तो ये वेव्स आकर, ये पानी की लहरें आकर उसको भी क्या कर देती हैं, बिगाड़ देती हैं। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं। अब एक एग्जाम्पल तुम्हारी बुक में दिया हो था, वो भी देख लो ज़रा सा। जब ह्यूज वेव आती हैं समुद्र के अंदर, ओशन सरफेस पे तेज़ी से हवा के कारण, एज अ रिजल्ट अ ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी, और यही ह्यूज टाइडल वेव सुनामी में कन्वर्ट हो जाती है, इसको सुनामी कहा जाता है। दे मे बी हाई एज 15 मीटर। इनकी अब जो वेव्स आती हैं ना, जिनको ह्यूज और डिस्ट्रक्टिव वेव बोलते हैं, उनकी ऊंचाई 15 मीटर होती है। हाई मतलब ऐसा माना जाता है कि इतनी 15 मीटर की ऊंचाई में भी अगर वेव्स आ रही है तो थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाई। जो अभी तक की लार्जेस्ट सुनामी आई है, उनकी अगर ऊंचाई देखें तो 150 मीटर हाई वेव्स उठी हैं समुद्र से। तुम ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसकी हाइट 93 मीटर है, तो सोच सकते हो कि 150 मीटर कितनी ज़्यादा हाइट होगी। अब ऑब्वियसली जब इतनी हाइट से अगर वेव्स उठेंगी तो बहुत दूर तक जाएंगी और सब कुछ डुबा देंगी, डैमेज करेंगी, डिस्ट्रक्शन करेंगी। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। ऊंचाई तो है ही इनकी, और स्पीड तो बहुत ज़्यादा। देखो इनकी स्पीड तो बुलेट ट्रेन को भी मात दे रही है। 700 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा स्पीड में जाती हैं ये वेव्स। और इसका एग्जाम्पल, द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। 2004 की सुनामी ने इंडिया के कोस्टल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा हैवी डिस्ट्रक्शन किया था, बहुत बड़ा डिज़ास्टर आया था। इससे क्या हुआ था, द इंदिरा पॉइंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। इस सुनामी के आने के बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में है, यानी कि ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न कोस्ट में है, वहाँ पर ये सुनामी टकराई, मतलब वेव्स आई थी, जिसके कारण हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट के जो स्टेट्स थे वो तो अफेक्टेड हुए थे, साथ में ही इंदिरा जो पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार का, वो भी पूरी तरह से पानी में डूब गया था। और सबमर्ज होने का मतलब डूब जाना, बहुत भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुआ था। जानना ये है कि अगर आफ्टरऑल ये सुनामी आई क्यों थी, क्या रीज़न था इसके पीछे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। 2 मिनट की बात है, फटाफट से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो सुनामी आया था इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। अगर तुम एग्जैक्ट लोकेशन सर्च करोगे तो तुम्हें सुमात्रा आइलैंड दिखाएगा, जो कि कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कहाँ पर, ये अर्थ है हमारी, इस अर्थ में तुम्हें रेड रेड स्पॉट दिख रहा है, यही एक पॉइंट है जहाँ पर लैंडस्लाइड हुई और जिसके कारण सुनामी आया। अब अगर इसको हम जूम करें तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमारा इंडिया दिख रहा है, और जहाँ पर ये आइलैंड है यहाँ पर ये लोकेशन दिख रही है, और ये इंडिया है हमारा। इंडिया के इस वाले कोस्ट में इसने अफेक्ट किया था। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार है, जहाँ अब सोचो जब यहाँ तक वेव्स उठ के आ गई थी तो यहाँ पर जो भी जगह आएगी वो तो डूब ही जाएगी। अब इसको अगर हम और जूम करें तो ये देखो यहाँ पर, अब तुम्हें यहाँ पर दिख रहा होगा, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। ये वेस्ट सुमात्रा है और ये नॉर्थ सुमात्रा है। ये आइलैंड से ये वेव्स जनरेट हुई और हमारे ईस्टर्न कोस्ट में आकर टकरा गई। अब इनका रीज़न क्या था, ये देखो। जैसे कि हम सभी जानते हैं, हमारी अपर लेयर ऑफ द अर्थ, जिसको लिथोस्फेरिक प्लेट बोलते हैं, लिथोस्फेयर पढ़ा था ना, क्रस्ट जो हमारी अपर लेयर होती है, उनको प्लेट्स भी बोलते हैं। लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ा है, तो उसी तरह से प्लेट्स होती हैं। एक तरह से ये समझ लो हमारी अर्थ सरफेस डिफरेंट प्लेट्स को मर्ज कर बनी हुई है। तो इनमें से 2 प्लेट्स थी जिनका नाम है, एक का नाम है इंडियन प्लेट और दूसरी का नाम है बर्मा प्लेट। ये एकदम सरफेस है, अर्थ की सरफेस है, पानी के नीचे हैं ये दोनों प्लेटें। सुनामी आने से पहले, या फिर कह सकते हो बिफोर द अर्थक्वेक, ये बिल्कुल अपने स्थान पर थी, पानी एकदम लेवल पे था, कोई भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा था।
उसके बाद क्या हुआ, जब अर्थक्वेक आया, कैसे आया, इंडियन प्लेट तो आराम से अपनी जगह पर थी, लेकिन बर्मा प्लेट को चैन नहीं पड़ा। इसने क्या किया, इसने इंडियन प्लेट को नीचे दबा दिया, और ये इंडियन प्लेट इतनी सीधी थी कि नीचे दब गई। जब ये नीचे दब गई, इसी को बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड हुआ, शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स, प्लेट शिफ्ट हुई, इसी को बोलते हैं प्लेट शिफ्टिंग ऑफ द प्लेट्स। अब क्या हुआ, यहाँ पर जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई। अब नीचे ऊपर तो पानी है, जगह खाली हुई तो पानी वहाँ पर जाएगा। अब पानी वहाँ पर गया, भरता गया भरता गया, और उसी जगह पर जब पानी भरता गया तो फिर पानी उस जगह पे कुछ ये वाला शेप ले लेता है। जैसे क्या होता है, एक गड्ढा है, अगर तुम उसमें मिट्टी भर रहे हो, मिट्टी भर दी और भरते गए तो फिर ऊंचाई आ गई ना। उसी तरह से यहाँ पर जो जगह बची, यहाँ पे गड्ढा हुआ, दो प्लेट्स के मूवमेंट के थ्रू यहाँ पर गड्ढा हुआ, और वहाँ पे पानी आके भरने लगा। पानी आकर भरने लगा, फिर वो उसी जगह पे सारा पानी वहीं पर आ रहा था। जब सारा पानी वहीं पर आने लगा तो इसने कुछ इस तरह से ऊंचाई पकड़ ली। जब ये ऊंचाई पकड़ ली तो वापस से पानी इधर जा रहा है, वापस से पानी इधर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा था, इससे ह्यूज वेव्स क्रिएट हो रही थी। इस पानी के मूवमेंट की वजह से बहुत तेज़ी से वेव्स आ रही थी। अब तुम्हें ये प्रोसेस तो बहुत इजी लग रहा होगा कि बस इतने में इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन। तो भैया पानी है, ये अपना जो रूप है ना, डिस्ट्रक्टिव फेस है, ये दिखाता ही दिखाता है। अब ये इसकी गलती नहीं थी, ये प्लेट्स की गलती थी। क्यों शिफ्ट हुई, आराम से बैठी रहती तो पानी भी एकदम शांत था। इनके मूवमेंट के कारण ही ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ, और जब वेव्स के फॉर्म में ये टकराया तो वो सुनामी बन गया। इसी को बोलते हैं सुनामी। ये रीज़न था 2004 की सुनामी का। उम्मीद करते हैं तुमको ये समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही था। वेव्स हमने समझ ली क्या होती हैं वेव्स, और वेव्स जितनी अच्छी होती हैं उतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होती हैं। फिर आज का ओशन सर्कुलेशन का पहला पॉइंट, मतलब मूवमेंट ऑफ द वाटर, ओशन वाटर का पहला पॉइंट वेव्स हमने समझ लिया। अगली क्लास में हम देखेंगे क्या होते हैं टाइड्स, फिर देन नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ओशन करंट। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।